नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस में। दोस्तों, क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है आईटीबीपी को लेकर। आपको बता दें कि आईटीबीपी जो कि भारत की पूर्वी सीमा पर भारतीय सेना के साथ चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी के बलों से निपट रही है, उन्हें 20 सालों से हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर आप समझ सकते हैं कि जो नौकरशाही है उसकी उदासीनता और इसके अलावा गृह मंत्रालय के द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जाना। आपको बता दें कि 1990 के दशक के अंत में आईटीबीपी के लिए हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई थी। इसके तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक एक भी हेलीकॉप्टर का आईटीबीपी को मिलना नहीं हो पाया है। 2013 में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारी फाइलों के घूमने के बाद ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए पहली बार टेंडर को जारी किया गया था, जिसमें कि 10 यात्रियों या 1.5 टन वजन वाले हाई एल्टीट्यूड वाले हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई थी। फिर दोबारा से इसके लिए टेंडर जारी किया गया। पिछले 4 से 5 सालों में आईटीबीपी ने बताया कि योजना अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि पिछले साल अक्टूबर में एक पट्टे के तौर पर आईटीबीपी के लिए 2 हेलीकॉप्टर लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन इस पट्टे के अनुबंध के तहत जो संगठन या फिर व्यक्ति विमान का मालिक होता है वो विमान को चालक दल के सदस्यों को पट्टेदार प्रदान करता है और विमान के रखरखाव पर भी ध्यान रखता है। अधिकारियों ने कहा कि जी किशन रेड्डी के बयान के लगभग 8 महीने के बाद भी आईटीबीपी के पास अपने लिए एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। आईटीबीपी के लगभग 90,000 जवान हैं, उनमें से 15,000 सैनिक 9,000 की फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात है और यह हेलीकॉप्टर्स 15,000 से अधिक सैनिकों को चिकित्सा व आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अधिकारियों ने कहा कि आईटीबीपी के हेलीकॉप्टरों की जरूरतें बीएसएफ और इंडियन एयरफोर्स द्वारा पूरी की जाती हैं, जो कई मामलों में एक ही नोटिस पर आते भी नहीं है। आपको बता दें कि आईटीबीपी की कुल 56 बटालियन है, जिनमें से 32 सीमा की रखवाली करती हैं, 11 आंतरिक सुरक्षा, 8 नक्सल विरोधी अभियानों में और बाकी की 5 आरक्षित की गई हैं। यानी कि दोस्तों, काफी चिंताजनक वाली बात है कि आईटीबीपी जो कि एलएसी की रक्षा करती है उनको हेलीकॉप्टर्स नहीं मिल पाए हैं और इसके लिए भारत सरकार को और रक्षा मंत्रालय को जल्द से जल्द कदम उठा लेने चाहिए। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है एचएएल को लेकर। आपको बता दें कि एचएएल ने बताया कि 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यानी कि एलएसपी एचएएल लाइट कॉम्बैक्ट मल्टी रोड हेलीकॉप्टर अंतिम चरण में है। जैसे अनुबंध होता है तो सभी 15 LCH हेलीकॉप्टरों को 2021 से 2022 की समय सीमा के अनुसार वितरित भी किया जाएगा, क्योंकि एचएएल ने पहले से ही LCH के 9 फ्रेम विकसित कर लिए हैं। जब अनुबंध को आंतरिक फंड मिल जाएगा, इसके बाद असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा और पहले बैच को शुरू करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। 2017 में तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने स्वदेशी डिजाइन लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH के उत्पादन के लिए नए बेंगलुरु हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। 2016 में रक्षा मंत्रालय ने LSP आदेश के रूप में 15 LCH की 2,911 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम अनुबंध को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। एचएएल का दावा है कि एक साल में वे करीबन 30 LCH का निर्माण कर सकती है। भारतीय सेना ने 114 LCH और भारतीय वायुसेना ने करीबन 65 का ऑर्डर एचएएल को दिया है, जिनमें से 15 LSP LCH जल्द ही ऑर्डर भी दिए जाने हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रत्येक LCH की कीमत AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की तुलना में आधी है। AS-64E के तहत उत्पादन संस्करण में LCH वायुसेना और सेना के लिए 2 या 3 संस्करणों में आएगा और बाद के संस्करण नए स्वदेशी फायर पावर रडार के साथ आएंगे, जिसमें कई मोड होंगे जो कि लैंड, एयर और समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी की पहचान करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी S-400 सिस्टम को लेकर। आपको बता दें कि भारत सरकार के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन के खिलाफ युद्ध की स्थिति में S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम की तैनाती के खिलाफ बात कही है। आखिर इसकी वजह क्या है? आपको बता दें कि आखिर क्यों स्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल अक्टूबर 2018 में भारत सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे बड़े हथियार के सौदे के रूप में हस्ताक्षर किए थे, जो कि करीबन 5.43 अरब डॉलर का अनुबंध है, यानी कि रूस से 5 S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम खरीदने का यह अनुबंध है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया और कहा कि S-400 का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि S-400 सिस्टम चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाया गया है और रूस आज भी चीन का जूनियर पार्टनर है। द वीक में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार S-400 एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है, जिसमें रडार, कमान और नियंत्रण उपकरण और 4 प्रकार की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। S-400 द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली ये जो मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक होती हैं, ये विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। भारतीय वायुसेना का कहना है कि S-400 सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होगा, साथ ही और इसके साथ ही राफेल लड़ाकू विमान भी भारत पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें
दें कि इस अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के रूप में ट्रम्प प्रशासन S-400 के खिलाफ है और अगर भारत को S-400 की डिलीवरी हो जाती है तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने S-400 मिसाइल सिस्टम के खिलाफ चेतावनी दी है। दिसंबर 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम के अलावा पाकिस्तान के साथ युद्ध में मिसाइल प्रणाली को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। S-400 एक अच्छा हथियार है लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध में समझौते को ये मजबूर कर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना वैसे तो गलत नहीं लग रहा है, लेकिन अगर भारत यहाँ पर अपनी नीति को मजबूत रखता है यानी कि किसी का दबाव नहीं झेलता है तो भारत S-400 का इस्तेमाल कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से चीन को प्रभावित करने की बात तो है, लेकिन चीन को भी इससे फायदा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्माण है इसका वो आज भी चीन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि चीन को भी फायदा पहुंचा रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है लद्दाख को लेकर। आपको बता दें कि 127 जवान लद्दाख स्काउट्स में शामिल हुए हैं। इस दौरान लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर लेह में परेड का आयोजन किया गया था और साथ ही इस परेड को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का भी पालन किया गया था। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट कर्नल रिनचेन दोरजे ने कहा कि भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप परेड का निरीक्षण किया गया। वहीं सैनिकों ने राष्ट्र की सेवा करने की शपथ भी ली। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है POK को लेकर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK पर भारत की धमक और ज्यादा बढ़ गई है। पहले POK में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर सेना ने घुसकर आतंकी चौकियों को तबाह किया। अब मौसम विभाग ने गिलगित और मुजफ्फराबाद की जानकारी देनी शुरू कर दी। इन सभी बातों के आधार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में POK से ही भारत में शामिल होने की मांग उठेगी। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये होगा तो ये हमारी संसद का भी पूरा संकल्प हो जाएगा कि हमें POK अपने में मिलाना है। बता दें कि भारत सरकार ने संसद में कहा था कि POK भारत का हिस्सा है। POK के बारे में और संकेत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मौसम बदल चुका है। हमारे चैनल्स मुजफ्फराबाद गिलगित का तापमान दर्ज कर हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। यानी कि POK को लेकर अब भारत सरकार और ज्यादा सशक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का होना, फिर उसके बाद वहाँ पर आतंकी कैंपों को तबाह करना और यही नहीं वहाँ का तापमान बताना, ये बहुत सारे संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत POK को अपने में मिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले कुछ समय में आप खुद देखेंगे कि हमारा जो हिस्सा है वो हमें वापस मिलेगा, चाहे इसके लिए पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे क्यों ना मारना पड़े। ये सारी बातें आने वाले समय में हमको देखने को मिलने वाली है। अगली खबर भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास होने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। नेपाल की ओर से किया गया दावा मान्य नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल का ये कदम बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने के नियम का उल्लंघन है। अनुराग ने कहा कि हमने ध्यान दिया है कि नेपाल की संसद में नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ है। हमने इस मामले पर अपनी स्थिति पहले से स्पष्ट कर दी है। बता दें कि शनिवार को नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव भी हुआ है। एक नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियोधारा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं और 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। उन्होंने भारत के 3 हिस्सों पर अपना दावा ठोका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नेपाल के विवादित नक्शे को लेकर एक बार भारत और नेपाल के बीच तनाव बढ़ सकता है और साथ ही भारत ने मान्य नहीं किया उनके नक्शे को। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए बातचीत का दौर वो जारी रखेगा और नेपाल अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हरकत दिखाता है तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके साथ ट्रेड जो है, व्यापार उनके रास्ते बंद कर सकता है, वीजा प्रणाली लागू कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका परिणाम नेपाल को भुगतना पड़ सकता है। अभी तो उसको उछलने दो, वो अगर चीन के कहने पे उछल रहा है, लेकिन जल्द ही उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं चीन की गोद में होंगे। बहरहाल दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।